बैठिए। अभी भारत का मोरल हाई है और एक अच्छा मौका भी है। संदर्भ तो है ही क्लियर। अभी इतना जोश में होता हूं, कई बार परिस्थितियां सपोर्ट करती हैं तो भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है और जो घटना घटी थी सेंसिटिव तो थी ही, तो लोग थोड़ा इमोशनल भी हैं। परिदृश्य कुल मिलाकर समीकरण ऐसा बन रहा है कि यह कार्रवाई अपेक्षित थी। तो इंटरनेशनल सिनारियो भी लग रहा है कि अपने फेवर में है, आंतरिक तौर पे भी लगता है सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, तो सरकार को भी लगा कि ये सही समय है। तो कुल मिलाकर इस टाइप से परिस्थितियां कम जुटती हैं, तो जब जुटी हैं तो एक्शन हुआ है। क्लियर है। कल तो रात को तो लग रहा था कि मामला आगे ही बढ़ जाएगा, पता नहीं क्लास होगी कि नहीं होगी। क्लास से ज्यादा चिंता किसी और चीज की थी कि जो संदर्भ चल रहा था, क्योंकि आज तक चंडीगढ़ तक ब्लैकआउट हो रहा है, तो आगे बोलते हैं। क्लियर है। बोलो। आज 3 बजे यहां पे भी 2:50, अच्छी बात है। तो सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्लियर। बोलो क्लियर है। तो हम लोग पहले टॉपिक के लास्ट पार्ट में हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने केवल समझा है, नोटिंग अभी नहीं की है। तो देखो, एक तो ये पक्ष बन सकता है कि शैक्षणिक संस्थान किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहले नोट करोगे किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं शैक्षणिक संस्थान। और ये ध्यान रखना कि जब भी शैक्षणिक संस्थान पे लिखोगे तो शैक्षणिक संस्थान में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य, पहले एक बार नोट में घुमा दोगे, नकार में फिर आ जाओगे अफर्मेटिव में, सकारात्मक में। शिक्षा का उद्देश्य जो है ना, केवल जो है अक्षर ज्ञान नहीं होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? अक्षर ज्ञान नहीं। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं है। कौन सा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान, मतलब पुस्तक का ज्ञान मिल जाए, पढ़ा दिया जाए और हो गया। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करना मात्र नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए इसका मतलब शिक्षा हो गई। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है चरित्र निर्माण। क्या है? तो आप जब लिखोगे तो ये सब गेम खेलने का तरीका है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बोलो, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेना मात्र शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, बल्कि शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य है क्या है? सारे लोग बोलो, कौन सा उद्देश्य है? वास्तविक उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण है। मानव के व्यक्तित्व का, फिर से बोलो, मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। मानव में जो अंतर्निहित क्षमता है, कौन सी क्षमता? क्षमता का ठीक से साकारीकरण करना है। बोलो। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य मानव को मानव बनाना है। क्या बनाना है? मान लो कभी पूछ ले, गांधी के अनुसार शिक्षा, विवेकानंद के अनुसार, टैगोर के अनुसार, किसी का भी शिक्षा पे विचार पूछ ले, कोई भी कंटेम्पररी इंडियन मॉरल थिंकर, समकालीन भारतीय नैतिक विचारक, किसके बारे में? मान लो विवेकानंद का पूछ ले शिक्षा पे, क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? बोलो। शिक्षा संबंधी विवेकानंद के विचार। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान की प्राप्ति करना, केवल पुस्तकीय ज्ञान या परीक्षा में उत्तीर्ण होना मात्र, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, बोलो, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, मानव के व्यक्तित्व का
मानव की अंतर्निहित क्षमता का साकारीकरण करना है। ये स्वर्णो, ये वास्तव में मानव को मानव बनाना है। क्या बनाना है? और मानव को मानव बनाओगे किसके माध्यम से? अरे बोलो, किसके माध्यम से? अच्छे मूल्यों को विकसित कर दो। दया, करुणा, प्रेम, त्याग, न्याय, बोलो। पर्यावरण प्रेम, बोलो। इन सब मूल्यों को विकसित कर सकते हैं किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शैक्षिक संस्थान ऐसा काम कर सकते हैं, कौशल विकास कर सकते हैं। कौन? सारे बोलो, कौन? शैक्षिक संस्थान। बोलो। पर्यावरण प्रेम को डेवलप कर सकते हैं। कौन? सारे लोग बोलो। स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन? अनुशासन की सीख दे सकते हैं, देशभक्ति की सीख दे सकते हैं। कौन? तो एक पैराग्राफ तो वैसे घुमा के लिख देंगे। मान लो पूछ ले गांधी के अनुसार, बोलो किस पे? गांधी। गांधी के अनुसार शिक्षा, क्या लिखोगे? बोलने में दिक्कत है, बोल सकते हो, बोलो। पूरा लाइन बोलो। 7-8 लाइन तो यही से खेल लेंगे। पिछली बार आईएएस में सवाल है, आईएएस में सवाल है गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पे। शिक्षा और राष्ट्रवाद पे है सवाल। कहां पे सवाल है? इतिहास में है, जीएस पेपर फर्स्ट में है। तो बोलो, है ना शिक्षा पे? और किस पे? राष्ट्रवाद पे है। तो गांधी, वो रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। शिक्षा में प्रकृति पे बल देते हैं, प्रकृति से शिक्षा लें, खुले आकाश के नीचे शिक्षा लें। तो बोलो, प्रकृति के वातावरण में शिक्षा लें। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति प्रेम को बढ़ावा दे। बोलो। वो कलात्मक टाइप की चीजों पे ज्यादा बल देते हैं कि संगीत कला की शिक्षा हो, फलानी ये सब शिक्षा हो। और गांधी रोजगार ही देने के प्रयास में थे कि शिक्षा ऐसी दे कि व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर ले। बोलो। आए है ना सवाल इस बार? कब का सवाल है? 24 का सवाल है। कब का? 2024 में सवाल है ना? याद नहीं है ना? मुझे थोड़ी देना है कि मैं याद करूं। देना जिसको है उसको पता नहीं है कि सवाल है कि गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पे सवाल है। गांधी नेहरू पे सवाल बन सकता है। 3 साल पहले गांधी अंबेडकर पे सवाल बन गया। तो जब गांधी अंबेडकर पे बन सकता है, बोलो, तो गांधी नेहरू पे भी बन सकता है। आर्थिक क्षेत्र में मशीन को लेकर क्या विचार है? बोलो। गांधी रविंद्रनाथ टैगोर बन गया, पिछले साल बन गया। तो अगर एक दिशा में कोई प्रश्न बनता है और आप थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो तो अनुमान लगा सकते हो कि इस पैटर्न पे और भी आगे सवाल बनेगा। क्लियर? बोलो। जैसे एक बार सवाल बना प्रस्तावना के किसी एक शब्द को लेकर, पूछा पंथ निरपेक्षता, एक बार पूछ लिया। अगली बार समाजवाद, तो गणतंत्र पूछता गया, जो कि चीजें आई हैं। एक बार शुरुआत किया प्रस्तावना में तो कम से कम 4 से 5 सवाल बनाए हैं 10 सालों में। प्रस्तावना में कहे गए शब्दों को उठाया और उस पर सवाल बना दिया। हो सकता है बंधुत्व पे सवाल बना दे अगली बार। किस पे? अब पूछ लेगा 10 नंबर में तो 2 नंबर में लिखते लिखते हाथ रुक जाएगा बहुतों का। एक लाइन लिखने के बाद स्टॉप हो जाएंगे कि बंधुत्व पे 10 लाइन कैसे लिखे। बोलो। एक लाइन के बाद हो सकता है विराम लग जाए। और संभव है कि नहीं? पूछ ले, भारत में किसकी कमी हो रही है? अरे बोलो, किसकी? बंधुत्व की। और सांप्रदायिकता को कंट्रोल करना होगा तो बंधुत्व की अवधारणा को बढ़ाना होगा। अब पूछ लेगा बंधुत्व, मामला साफ। बोलो। 4 साल से पढ़ रहे हैं बंधुत्व पे 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन लिखने में हो जाएगी दिक्कत, कि बहुतों को हो जाएगी दिक्कत। बोलो। हमने डिक्शनरी में 7-8 लाइन दे रखा है, 6 लाइन तो डिक्शनरी में मैंने दे रखा है, जिसमें एक लाइन में दिक्कत। और कभी ना कभी सवाल बनेगा, जल्दी बनेगा, ध्यान रखना। जल्दी हो सकता है इस बार दिख जाए, अगली बार दिख जाए, बनेगा। क्योंकि ये टर्म अब ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से चीजें बदल रही है, शब्द की प्रासंगिकता बढ़ रही है। बोलो। शब्द है ना बंधुत्व, फ्रेटर्निटी।
बोलो कहाँ है? प्रस्तावना में है कि नहीं है? कितने लोगों को प्रस्तावना याद है? मैं सुन लूंगा, ध्यान रख लेना। हाँ, तुरंत इसने नीचे कर दिया। ठीक, अच्छी बात है। मतलब 10% लोगों ने प्रस्तावना याद कर रखी है, जो कि याद करना लिटरली एक बड़ा ही कठिन काम है। आप लोगों ने असंभव काम को संभव बनाया है, और कई लोगों ने मान लिया है कि इतना असंभव टाइप का काम नहीं करना, नहीं करना, तो वो लोग निश्चिंत हैं। जब नहीं याद किए हैं तो फिर अलग से मेहनत करने की जरूरत, दिक्कत तो उसकी होती है ना जो याद किया है, उसको भूलने का भय लगा रहता है, कहीं भूल ना जाए, तो उसको अलग से और मेहनत करना पड़ता है। समझ में आया? और नहीं याद है तो निश्चिंतता तो बहुत रहती है, आनंद ही आनंद है, कुछ डर ही नहीं है कि खो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आनंद लो जीवन का। क्लियर है? 90% लोग आनंद ले रहे हैं, 10% परेशानी अलग से झेल रहे हैं। मगर अभी जो झेल लेगा परेशानी, जीवन उसका कालांतर में दीर्घकालिक रूप से आनंदित हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म। समझ में आ रहा है? उसको क्या समझा रहे हो? उसको समझा रहे, पूछ रहे कि तुमको याद है कि नहीं है? उसको भी याद नहीं है। संगति उसी टाइप से बनी हुई है। तुम भी साफ हो ना कि तुमको याद है? उसने कहा नहीं याद है। खुश, मैं अकेले नहीं हूं, तुम भी साथ में। अच्छी बात है, गुड गुड। दिल पे नहीं लेना है, अब याद है इसको, तो लिख सकती है, ध्यान रखना। उसको तो देख के मैं बता रहा हूं, लिख देगी। आगे बोले। तो कभी शिक्षा पे सवाल आ गया कोई, तो वैसे घुमा के लिख सकते हो और पूछ ले शिक्षा का उद्देश्य क्या होना है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा ही पूछ ले कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऐसी दी जाए कि व्यक्ति के कैसे भी शिक्षा हो, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए, अंतर्निहित क्षमता साकारित हो जाए, और मनुष्य एक मनुष्य के रूप में उभर कर सामने आए, वो सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बन जाए। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा में किसको लाया जाए? शिक्षा में नैतिकता को लाया जाए, और हमारी नई शिक्षा नीति ऐसा करने का प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति में नैतिकता और मूल्यों को बढ़ावा देने पर प्रयास है। ये सौड़ों कौशल विकास भी है कि नहीं है? तो सवाल हो सकता है घुमा के कोई सवाल बन जाए, सीधा तो सवाल नहीं बनेगा। शैक्षणिक संस्थानों का योगदान, जब सवाल भी देखोगे पिछले साल जो बने हैं, तो सवाल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बने हैं, ट्विस्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ओवरऑल सब कुछ पता है तो आराम से लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम पता चलता है कि सतही तौर पे पढ़े हो और सवाल थोड़ा भी ट्विस्ट हुआ, ऊपर से निकला, तो एक बार पढ़ो तो ठीक से कर लो, क्लियर कर सकते हो। अगर कभी मान लो शिक्षा पे ही कोई सवाल बन जाए, तो ये बातें लिख सकते हो कि नहीं? एक बार नकार में लिखो, निगेटिव टाइप का स्टेटमेंट लाओ, और बाद में सकारा। ये तरीका है लिखने का। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में ये होना, और फिर नई शिक्षा नीति से जोड़ दो। बोलो। तो नई शिक्षा नीति पे सवाल बन चुका है ऑलरेडी, इथिक्स में बना है, जीएस के अन्य पेपरों में भी बना है। किस पे? और नई शिक्षा नीति पे निबंध में सवाल बना है। इस बार बीपीएससी में फिर से नई शिक्षा नीति आ चुका है। उसके पहले यूपी पीसीएस में निबंध आ चुका है नई शिक्षा नीति। पिछली बार जीएस में सवाल था नई शिक्षा नीति। जो नीति या योजना बहुत व्यापक प्रभाव डालने जा रही है, उस पर संभावना प्रबल रहती है सवाल बनाने की। समस्या क्या है कि लोग उसको भी ठीक से पढ़ के नहीं जाते हैं। एकदम तरीके से 5-7 घंटा अगर पढ़ लोगे, मान लो नई शिक्षा नीति, तो फिर एक कंट्रोल में रहेगा, एक अपना नोट्स बन जाए बढ़िया सा। हो सकता है 6-7 घंटा लगे टाइम, मगर एक बार तैयार हो गया तो वो 10 मिनट का काम है फिर तो। और नहीं तो वो 10 मिनट वाला काम कई दिनों से बहुतों का लटका हुआ है। पर तो खूब रहे, मगर नई शिक्षा नीति का अता पता कुछ भी नहीं है, एबीसी नहीं पता है, तो कठिनाई तो पैदा होगी। तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया हम ऐसे कैसे खेल सकते हैं, वो ध्यान देना, नोट करेंगे।
नई शिक्षा नीति किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है? तो नोट कर लो, किन किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है नई शिक्षा नीति? किन मूल्यों को बढ़ावा देगी? नोट कर लोगे? अनुशासन, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, प्रजातांत्रिक मूल्य। प्रजातांत्रिक मूल्यों के कोष्टक में क्या क्या लिख लोगे? क्या लिख लोगे? प्रजातांत्रिक मूल्य कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता आदि करके ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सहयोग, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता बोल सकते हो। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, एकता की भावना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, कर्तव्य बोध, उत्तरदायित्व निर्वहन, आदि। हम शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से ऐसे मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। क्लियर? कर सकते हैं। स्पेशली ध्यान देना, जब हम कहेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्येतर गतिविधियां या सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जिसको आप बोलोगे, तो हम पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारे मूल्यों को हम बच्चों के मन मस्तिष्क में डेवलप कर सकते हैं। और ये सारे स्तरों पे होगा। प्राथमिक, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान दिया है ना, तो प्राथमिक स्तर पर, मध्य स्तर पे और उच्च स्तर पर, तीनों स्तर, विश्वविद्यालय स्तर पे भी करेंगे। बोलो, सभी स्तरों पे हम मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? इन मूल्यों को करेंगे। कैसे करेंगे? बोलो, कैसे करेंगे? तो हम नोट कर लोगे, शैक्षणिक संस्थानों में कई पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक समारोह, आदि का व्यवस्थित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर केवल खेलकूद का होगा तो आप इसको अलग से पैराग्राफ बना सकते हो कि अगर हम केवल खेलकूद संबंधी गतिविधियों को ठीक से संपन्न कराएं तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। बोलो, क्या क्या डेवलप होगा केवल खेलकूद अच्छे से कराने से? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर ठीक से करा रहे हो
क्या क्या? शारीरिक और मानसिक विकास। दूसरा, टीम वर्क की भावना, सहयोग की भावना, एकता, संवेगात्मक बुद्धि बढ़ेगी, यस और नो। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, बोलो यस और नो। रणनीति तैयार करने की क्षमता बढ़ेगी, तुरंत रणनीति तैयार। धैर्य बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, बोलो। ये सब कुल मिला के ऐसी चीजें बढ़ेंगी केवल किसको बढ़ावा देने से? खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने से। अगर सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है तो हमारा अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके प्रति रक्षा का भाव बढ़ेगा, ये सोनो। जो परंपरागत उन्नत मूल्य होंगे उनको हम संरक्षित करेंगे, ये सारी बातें आ जाती हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय पर्वों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि को उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए। आदि को उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को, अभ्यर्थियों को लिख सकते हो, अभ्यर्थियों के या बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व समझ में आए, स्वतंत्रता का महत्व समझ में आए और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो, देशभक्ति की भावना जागृत हो। आज तो कई बार कई स्कूल कोरम पूरा करते हैं कि नहीं तो ऊपर से आदेश हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहता है। किसी से झंडा फहराए, मिठाई बांटे, थोड़ा राष्ट्रगान हुआ, स्कूल बंद। 1 घंटे के अंदर स्कूल क्या हो गया? बच्चे को छुट्टी, उसको पता ही नहीं चला 15 अगस्त का कितना महत्व है हमारे जीवन में। बल्कि व्यवस्थित तरीके से दिन भर कुछ ना कुछ गतिविधि होनी चाहिए तो महत्व समझ में आएगा। नाटक हो उस दिन हो, खूब विचारों का आदान प्रदान हो, यस और नो, वाद विवाद हो, लेखन प्रतियोगिता हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर महत्व समझ में आएगा। अब तो स्कूलों की दशा क्या हो गई है, इसलिए बीए पास कर अगर निकला ग्रेजुएट होकर तो लगता है देश का नक्शा बेचना है, तो बेचने में ज्यादा दिक्कत, सीखा ही नहीं ना बहुत सारी चीजों को, नैतिकता का चैप्टर नहीं पढ़ा वहां से। क्लियर? नेक्स्ट, महान नेताओं, विचारकों, सुधारकों और चिंतकों, विचारकों के साथ ही चिंतक भी आ जाएगा, अलग से नहीं करोगे तब पर भी चल जाएगा। चिंतकों के जन्मदिन को शैक्षणिक संस्थानों में मनाया जाना चाहिए। जैसे विवेकानंद जयंती मनाओ, और भी चीजों को किया जा सकता है। गांधी जयंती मनाओ, बजाय की छुट्टी कर दो, बोलो, ताकि मनाया जाना चाहिए ताकि उनके विचारों और योगदान से बच्चे या शिक्षार्थी परिचित हो सके, ताकि उनके विचारों और योगदानों से शिक्षार्थी परिचित हो सके। कई लोगों के विचार बड़े उन्नत कोटि के, बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, उनको सिलेबस में लाया ही नहीं गया है। सिलेबस में रहने पे उनके विचारों से, उनके योगदानों से लोग परिचित होते हैं। ये सुनो, बुद्ध के बारे में भी कहीं पे विशेष तौर पे नहीं की, इतिहास में लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं,
बुद्ध का क्या योगदान है उसके बारे में, महावीर का क्या योगदान है, शंकराचार्य का क्या योगदान है, केवल इतिहास में पढ़ लिया, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ मृत्यु हुई, उनकी किताब का नाम ये था। उनके विचार, उनके योगदान से लोग बिल्कुल जान नहीं पाते हैं। ये स्वर्णो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, इन सबको लाना चाहिए था, विधिवत तरीके से शिक्षा होनी चाहिए थी। गांधी हो और भी जो लोग हैं जिनका प्रभाव रहा है और जिसको पढ़ने से प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा मिलता हो, हम उन चीजों को लाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद नोट कर लोगे। नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों, नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों जैसे जैसे पंचतंत्र, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश आदि का भी पठन पाठन, नाटक मंचन, पठन पाठन, नाटक मंचन स्कूलों आदि में होना चाहिए। स्कूल में हो जाए, कॉलेज में भी किया जा सकता है, माध्यमिक स्तर तक कर सकते हैं हम लोग, स्कूलों में किया जाना चाहिए। अब हितोपदेश की कहानियां इतना शिक्षाप्रद है कि अगर उनको पढ़ाया जाए तो नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, बच्चों का मनोरंजन भी होगा और बच्चों की संवेगात्मक बुद्धि भी विकसित होगी। अब नई शिक्षा नीति में पंचतंत्र जैसी कहानियों को लागू किया जा रहा है, ध्यान रखना। कई जगह स्कूलों में पंचतंत्र पढ़ाया जाएगा और बच्चे नाटक भी खेलेंगे। सीबीएसई के जो स्कूल्स है ना, उसमें 9वीं 10वीं में आ जाएगा कौन सा, पंचतंत्र की कहानियां। बेहतरीन कहानियां हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, मगर वैसी चीजों को सिलेबस में, शिक्षा में क्या रखा गया है, चौथी पांचवी में पढ़ लोगे कि अगर 1 लीटर दूध में इतना पानी मिलाया जाए तो इतना फायदा होता है, तो इतना पानी मिलाओगे तो कितना। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस 5वें 6ठे में पढ़ाना शुरू कर देता है। बच्चे का दिमाग प्रॉफिट और लॉस टाइप से हो जाता है। बोलो, इजराइल में पढ़ाया जाता है, बचपन में ये सब पढ़ाई नहीं जाता है। इजराइल में पढ़ाया जाता है कि 1 गोली मारेंगे 4 दुश्मन मरते हैं, तो 4 गोली मारोगे तो कितना दुश्मन। तो इसी टाइप की चीजें ज्यादा है वहां पर। वो बचपन से ही देश के लिए मरने मारने पे रेडी है, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर दी गई है। शिक्षा ऐसी दी गई कि देशभक्ति के लिए बड़ा हुआ और देश के लिए कुछ भी कर सकता है। बोलो, तो वो दशा एक वहां की है और एक यहाँ की है। बचपन से ही सिखा रहे हो लाभ, और इसका यूज कहां पे है। अब बच्चे को जो कोमल मस्तिष्क है उसको पढ़ा रहे हो लाभ, और 1 लीटर दूध में इतना मिलाएंगे तो इतना फायदा। बच्चा कहता है और ज्यादा मिलाएंगे, हमको और फायदा चाहिए। ये बोलो, तो मस्त शिक्षा तो है नेचुरली करप्ट कर रही है हमारे माइंड को। कर रही है कि नहीं कर रही है? स्वाभाविक तरीके से करप्ट हो जाएगा मस्तिष्क। इस टाइप की शिक्षा पद्धति है। या मैकाले वाली शिक्षा पद्धति थी, उसको चाहिए थे उसी टाइप से। इतने वर्षों के बाद अब जाके हम परिवर्तन की दिशा में गए हैं, समझ में आया? तो नहीं तो ऐसी शिक्षा पद्धति का क्या औचित्य है। बहुत चीज आपने पढ़ा होगा, आज तक पता नहीं चला होगा इसका यूज कहां करेंगे, पता ही नहीं चला यूज कहां है। बहुत चीजें आपने ऐसी ऐसी पढ़ ली हैं। तो जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं उनका भी पठन पाठन होना, और सबके ऊपर एक ही टाइप की चीजें क्यों थोप रहे हो। स्वेच्छा मिलनी चाहिए कि नहीं। कई लोगों का मस्तिष्क जो है किसी आर्ट वाले विषय में खूब अच्छा लगता है, कई लोगों का साइंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, हो सकता है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो और इतिहास में फेल हो रहा हो। बोलो, तो हम जिसका मस्तिष्क जिस तरीके से है, हम उस दिशा में उसको आगे क्यों ना बढ़ाएं। अभी तक है कि सबको बाध्य किए हुए हो पढ़ने के लिए। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दिया, बुद्धि के कई सारे प्रारूप बनाए कि बच्चों को पहले भांपा जाए बच्चे की बुद्धि कौन सी बुद्धि है, और जैसी उसकी बुद्धि है उसी दिशा में उसको आगे बढ़ा दिया जाए। ये सौड़ों, और सबकी बुद्धि सभी दिशा में काम नहीं करती है। कई सब हो सकता है पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो,
उनको भेज दो बाजार से सब्जी खरीदने के लिए, गंदा टाइप का सब्जी उठा कर लेता आएगा, जहां जाएगा वही बेवकूफ उसको बना देगा। और हो सकता है पढ़ने लिखने में बहुत, मगर जब खरीदारी करने जाएगा बेवकूफ बन के आ जाएगा, उसकी बुद्धि वहां लगती नहीं है। और कई सारे पढ़ने लिखने में बेवकूफ होंगे, लिख नहीं पाएगा ठीक से, मगर जाएगा तो सब होशियारी के साथ खरीद के, उसकी बुद्धि उस दिशा में, उससे कोई बिजनेस का काम कराओ ना, बहुत तेजी से करेगा। सबकी बुद्धि सभी दिशा में एक लेवल पे काम नहीं करती है, ध्यान रखना। ये बुद्धि की अपनी क्षमता है। ऐसा नहीं कि उसको बोलो कि तुम तो इतना टॉप कर गए हो, मैट्रिक के टॉपर हो, तुमको बेवकूफ बना दिया, तो संभव है बेवकूफ बन जाए वो। बोलो उसकी बुद्धि किसी और दिशा में ज्यादा फास्ट है। ये स्वर्णो ये होता है कि नहीं होता है? खूब होता है। बोलो कई सारे इतने तेज हैं कि कहीं पे भी दो चार को आगे पीछे लड़ा देंगे। और कहो कि पीटी पास हो, जब पढ़ते वक्त दे दो कोई चीज तो उसकी दिशा भी बिगड़ जाती है। मैं लड़ा किसी को देगा, इतना तेज होता है दिमाग से, खुराफाती। उसकी बुद्धि उस दिशा में काम कर रही है, तो ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीजें खूब दिखाई देंगी जीवन में, दिखाई देंगे कि नहीं दिखेंगे? बोलो कई सारे स्मार्ट लोग हैं, अकेले घूम रहे हैं, बहुत स्मार्ट टाइप के हैं, मैं उसको दर्द आता है कि मेरे पास मैं बहुत स्मार्ट हूं, और कोई उनकी तुलना में भले इंफीरियर टाइप से लोग होंगे, पता लगा किसी के साथ बैठा हुआ है पार्क में, उसको दर्द हो जाता है कि अरे यार ये देखो मैं इतना स्मार्ट। अरे स्मार्ट आप अलग दिशा में हो, वो किसी और चीज में स्मार्टनेस है, पढ़ाई में थोड़ा ही है। कितना खुश है पीछे में, लिखना नहीं है, 5 साल के बाद कहीं बैठने के लायक नहीं रहेंगे वो, दशा उनकी बिगड़ जाएगी। समझ में आया? बोलो तो ज्यादा उछलो मत उसको लेके। नेक्स्ट लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हो? तो हम ये सारी बातों को लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम शैक्षिक संस्थानों में मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हो कि एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से, नोट कर लोगे, शैक्षणिक संस्थानों में एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थानों में एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से अनुशासन, एकता, देशभक्ति और सेवा की भावना को विकसित किया जा सकता है, और सेवा की भावना को विकसित किया जा सकता है। क्लियर है? बोलो क्लियर। हमने प्रिंटेड नोट्स में और भी कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, हम ये सब भी कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन स्कूलों में प्रार्थना होती है, हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं जिसमें मूल्यों के बारे में गुणगान हो। किसके बारे में? धर्म विशेष को नहीं, मूल्यों के बारे में हो। ये सुनो, मतलब ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा, इन सब के बारे में कुछ ऐसी कविता बना के हम उसका पाठ कर सकते हैं। हम प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पे कुछ लाइन लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे लाइन जो बच्चों को प्रेरणा दे अच्छे काम करने के लिए, कर सकते हैं। अच्छे स्कूलों में अभी भी होता है, और प्रत्येक बच्चे की ड्यूटी रहे कि प्रतिदिन वो अपना ब्लैक बोर्ड पे एक अपना स्लोगन लिखे, अच्छा शिक्षाप्रद बात लिखे। इससे भी मूल्यों को विकसित करने में बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम मूल्यों को विकसित, और एनसीसी एनएसएस के अलावा और भी इस टाइप की चीजें की जा सकती हैं बच्चों में शिक्षार्थियों में मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? ताकि वो सांप्रदायिक न बने, कट्टर न बने, देश को वरीयता दे। हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से। क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति लिख लोगे। ये किन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है? नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति
पहले चेंज करके लिख लो, नई शिक्षा नीति ये किन मूल्यों को बढ़ावा देगी? देखो वो सब जो है ना कि इसमें कौन कौन सी चीजें चेंज की गई हैं, वो तो फैक्चुअल चीजें हैं, वो उपलब्ध हैं। आप जब इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो पढ़ लोगे मेरे समझ से। और नई शिक्षा नीति पढ़ना है, बोलो। करंट में भी देखना होगा, निबंध में मैंने ऑलरेडी उस पर एक नोट्स दे रखा है, नई शिक्षा नीति पे एक ऐसे उस पर भी दिया हुआ है। मगर यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से मूल्यों को बढ़ावा देगी, तो नोट करोगे स्वावलंबन, नई शिक्षा नीति स्वावलंबन को बढ़ावा देगी, उद्यमशीलता, उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, उसमें है ना कि नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं, नौकरी, उद्यमशीलता। नेक्स्ट प्रकृति प्रेम, नवाचार, 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 कौशल विकास, कौशल विकास, सांस्कृतिक विविधता एवं धरोहर का संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता एवं धरोहर, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण, ये भाव है इसमें नई शिक्षा नीति में। सांस्कृतिक विविधता और धरोहर का संरक्षण, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, समावेशी समाज का विकास, समावेशी समाज का विकास, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक का निर्माण, जिम्मेदार एवं संवेदनशील, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब शिक्षा सब तक पहुंचे, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक का निर्माण, उसके बाद शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा, बहुविषयक मतलब ऐसा नहीं कोई खास ही विषय पढ़ो, एक से अधिक विषय को, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इतिहास भी पढ़ सकते हो, बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा, खेल कूद और योग, खेल संस्कृति और योग को बढ़ावा, खेल संस्कृति, वर्क कल्चर, खेल संस्कृति, ये स्पोर्ट्स कल्चर, कौन सा, खेल संस्कृति एवं योग आदि को बढ़ावा, योग आदि को बढ़ावा। क्लियर? हम ऐसी बातें कह सकते हैं। कौशल विकास लिख चुके हो ऑलरेडी, इसमें कौशल विकास भी लिख लेना, लिख लिया है तो कौशल विकास पे खूब बल है। आगे हो सकता है कि जब आप बीए करो या ग्रेजुएशन करो तो उस दरमियान कोई कोई क्लास एकदम कौशल विकास के लिए है, कई सारे कौशल होंगे, उसमें से आप किसको सेलेक्ट करो, वो दिशा में उसको सीख लो कि पास आउट होने के बाद किसी एरिया में अपना जीवन शुरू कर सको। आप देखोगे अभी दिल्ली में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, 9th और 10th में आपको अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, पढ़ाई में आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, ये सोनो बच्चों को दिया गया है कि आप इसको ले सकते हो, चॉइस दिया गया है। अब मान लो बच्चा अभी से वो सीख रहा है तो पूरे वर्ल्ड में एआई एक्सपर्ट की बड़े पैमाने पे मांग होने जा रही है, जो एआई को रेगुलेट कर सकते हो, एआई एक्सपर्ट्स। तो बच्चा जो वहां से पास आउट होकर निकलेगा तो उसको ये जानकारी ऑलरेडी है, किसकी, एआई की, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब की पढ़ाई हो रही है।
मतलब 9th का क्लास भी कर रहा है और साथ साथ इधर एरिया में भी चीजों को सीख रहा है। यस और नो? इसको भी लिख सकते हो। ये क्या है? एक तरीके से हुनरमंद बनाया जा रहा है। बोलो कौशल विकास। बच्चा बढ़ के पास होके निकलेगा तो ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही करेगा, हो सकता है अलग टाइप का एक्सपर्टीज बन जाए, 20 लोगों को और रख ले अपने पास। बोलो यस और नो? और बीच में नारा लगाया जा रहा था कि नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी बनो। ये संभव हो सकता है, यस और नो? तो अगर हम ऐसी चीजों को बढ़ावा दें और ठीक ठीक बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब जो हो सकता है परिवार को ज्यादा पता नहीं है कि एआई क्या है, मगर बच्चे ने ऑप्ट कर रखा है, एआई पढ़ रहा है, पिता को एबीसी नहीं पता है। बोलो, तो रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीजों की क्लासेस हो रही है, अच्छे स्कूलों में तो हो रही है। लिख लेना इसको। अब हाल ही में सीबी से संचालित स्कूलों में 9वीं 10वीं की कक्षाओं में ऐसे लिख सकते हो, या स्कूली कक्षाओं में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आदि के विषय के अध्यापन पर भी बल दिया जाता है, अध्यापन पर बल दिया जाता है। लिख लिया? ये भी पॉइंट होगा ना एक, कि भाई आप सीखो, तुरंत अपने तरीके से अपने पांव पे खड़े हो जाओ, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और ये अगर चीजें सीखे रहोगे तो आगे तो इसी का जमाना होने जा रहा है। अगर एआई अच्छे से कंट्रोल्ड है तो ये आपके पढ़ने पे भी असर डालेगा, आपके पढ़ने के टेक्निक को बदल देगा। किसकी जानकारी है? तो कई लोग हाईटेक तरीके से पढ़ते हैं, बोलो तुरंत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, शॉर्ट नोटिस पे सामग्री खोज लेंगे, कंटेंट निकाल लेंगे, कंटेंट क्रिएट कर लेंगे। किसकी मदद से? अब कई लोग अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो उनको वक्त ज्यादा लगेगा। क्लियर है? अब तो ये भी हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में आ जाए ऐसा सॉफ्टवेयर कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, अच्छे से लिखो, उसको अपलोड करो, उधर से वो चेक करके तुरंत दे देगा, 5 मिनट में वापस कर देगा। हाँ, तो आ जाएगा, आपकी गलतियां ढूंढ के और अभी परिष्कृत फॉर्म में आ जाएगा। अभी लगातार उस पर काम चल रहा है ना। अभी तो आप लिखते हो सवाल तो उत्तर देता है। अरे बोलो, अगर सवाल लिखोगे तो तुरंत उत्तर दे देगा कि नहीं? बोलोगे 150 शब्द में चाहिए तो 150 शब्द में देगा, बोलोगे 180 शब्द में उत्तर चाहिए, 180 शब्द में देगा। लिख दोगे कविता भी लिख देना, बीच में कविता भी 2 लिख देगा। अरे बोलो, ऐसा है ना, ऑलरेडी है, अता पता है नहीं। बोलो, और अभी ये हो सकता है कि मान लो आपने किसी उत्तर को लिखा, दिक्कत क्या है अभी चेक कराने में? किससे चेक कराएं? चेक करा देंगे उसी से ही, लिख के उसी को दिखाएंगे, लो फोटो खींच लो, इसको फोटो खींच के स्कैन करके डालेंगे, हम अपने से फोटो खींचेंगे, डालेंगे, उसको भेजेंगे, चेक करके बोलेगा यहां यहां गलती है, ये 4 पॉइंट जोड़ लीजिए आप, इस चीज को आपने नहीं लिखा है। बोलो संभव है कि नहीं है? कॉपी आप घर बैठे अपनी चेक कर लो, ये संभव है कि नहीं है? ऐसी चीजें होने जा रही हैं, और एडवांस सॉफ्टवेयर काम लगातार चल रहा है, कई सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, हो सकता है और एडवांस तरीके से आ जाए। अभी कुछ कुछ है थोड़ा थोड़ा, मगर और परिष्कृत आ जाएगा। नीचे बगल में कमेंट भी लिखा रहेगा कि हाँ इसमें आपने ये गलती की है, शाब्दिक गलती है, यहाँ इसको हटा लीजिए, मिस्टेक है। ये सारी बातों के साथ आ सकता है कि नहीं? और जल्दी आने जा रहा है? हाँ, तो देखो आ गया है ना, देखो मतलब कितने लोगों को पता है अभी? कुछ लोगों को पता है अभी भी। अपनी कॉपी खुद ही चेक कर लो एआई की मदद से, एआई की मदद से ऐसे। मगर अभी भी ना कुछ ग्रामेटिकल काट रहा है और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आ जाएगा, लगातार काम चल रहा है। क्या चीज? 5 टाइम का मतलब? अरे पैसा मुफ्त में करा रहे हो ना, पैसा पेड करोगे तो 20 बार करेगा, कर देगा ना।
अभी मुफ्त वाला डाउनलोड किए हुए सॉफ्टवेयर, चाहता है सब मुफ्ती में हो जाए। अब ये आदत डाली जा रही है, जैसे नोट्स बनाने की आदत अब लोग बंद कर देंगे, धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। बोलो, जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आ जाएगा कि भाई अब दे दो, भाई इतना पैसा दे दो मंथली, तो आदत तो बिगड़ गई। अब तो मन ही नहीं करेगा अपने से काम करने का, तो फिर पेड करोगे ना। कई बार कंपनियां जब उतरती है तो कहते हैं मुफ्त में हम आपको 3 महीने तक देंगे, था ना, तो 3 महीने के बाद पेमेंट। अरे बोलो ये सोनो, वही होगा इसमें भी, वही होने जा रहा है। क्लियर है? हो गया काम? लिख लोगे? पहला टॉपिक कंप्लीट। पहला टॉपिक और अभी सवाल को देख लो। ये सब करोगे बनने के बाद तो ठीक लगेगा, ऐसे मत करो। पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने चेक डिस्कस किया था, कर लिया था ना? ठीक है। अभी और चीजों को मैं दिखा रहा हूं। जैसे एक सवाल देखो, इसकी सवाल देखो, कौन सा सवाल है? 15 का सवाल देखो, 6 नंबर का सवाल। पर्यावरणीय, बोलो, पढ़ो एक बार की पर्यावरणीय। देखो इस पैटर्न पे कई सारे सवाल बन सकते हो सकता है कभी पूछ ले, क्योंकि यहां पूछा है क्या, इन्वायरमेंटल इथिक्स। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स से इस पैटर्न पे कई सारे बन सकते हैं। मीडिया इथिक्स पूछ सकता है, बोलो, मेडिकल इथिक्स पूछ सकता है, सारे लोग बोलो, वो पूछ सकता है। बिजनेस इथिक्स पूछ सकता है, बोलो, पूछ सकता है ना। व्यवसायिक नीतिशास्त्र ऐसी चीजों को बना सकता है, बोलो, तो ये सब पूछ सकता है। मीडिया एथिक्स, पर्यावरणीय एथिक्स पूछ चुका है, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, बोलो। इसी पैटर्न पे बिजनेस एथिक्स भी पूछ सकता है, बोलो। अगर आप देखोगे राजस्थान का सिलेबस तो वहां लिखा हुआ है प्रशासनिक नीतिशास्त्र। क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स लिखा हुआ है वहां पे, बोलो। तो जब इथिक्स की चर्चा करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? पर्यावरण। कैसे आराम से समझोगे ये देखो, जब भी इथिक्स की बात करेंगे किसकी चर्चा करेंगे? मानव के ऐच्छिक कर्म। तो बोलो ये सवर्णो, पढ़ो ना रूम पे, नहीं पढ़ रहे हो तो भारी कठिनाई पैदा करोगे, और जब इस पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो और जगह तो और दशा बिगड़ेगी। एक शुरुआत कर सकते हो 3-4 घंटा रूम पे बैठकर, तो जब हम लोग 7 टॉपिक्स 8वां टॉपिक जब करेंगे तो 100% कंट्रोल में रहेगा। अगर बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो लिख लोगे कि 5 वर्षीय कार्यक्रम, 7 वर्षीय कार्यक्रम, या अनंत काल तक लड़ते हुए। समझ में आ रहा है? तो आपके ऊपर निर्भर है बहुत सारी चीजें। नीति सब मैं पूछ रहा हूं, नीति शास्त्र जब आएगा तो क्या करोगे? मानव के ऐच्छिक कर्म उचित, या उचित मतलब, अनुचित मतलब। तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र में हम इस चीज की चर्चा करते हैं कि पर्यावरण के प्रति मानव को कौन सा कर्म करना, कौन सा कर्म पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। इसकी चर्चा हम कहां करेंगे? पर्यावरण नीति शास्त्र में। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, मानव का हित सबसे अलग ऊपर है, हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे। कई सारे लोग जो विकास के प्रबल समर्थक हैं वो कहते हैं विकास तो करेंगे, पर्यावरण को क्षति पहुंचे तो। एक दूसरा ग्रुप है जो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करो, विकास की गति को थोड़ा कम कर लो। तो एक अप्रोच ह्यूमन सेंट्रिक है, आप उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहोगे। मानव केंद्रित अवधारणा है, मानव साध्य है और सारी चीजें साधन है। तो हम विकास करेंगे, वरीयता सूची में है,
पर्यावरण को क्षति पहुंचे तो। और दूसरा क्या है, जो इकोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, जो कहता है पर्यावरण की रक्षा करो, ये सौड़ो, और थोड़ा विकास को थोड़ा कम कर लो। हम दोनों के मध्यम भाग को लेके चलेंगे, विकास भी करेंगे, पर्यावरण की वृक्ष को काटेंगे, एक वृक्ष तो दो वृक्ष। हम सतत विकास वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। कौन सा सपोर्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। किसका? बोलो किसका? पर्यावरण। पर्यावरण मतलब परि, और आवरण का मतलब जिससे घिरे हुए हैं, और परि मतलब तो चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? जिसे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, पर्यावरण है। अरे बोलो, अगर शब्द से खेल जाओगे तो लिख सकते हो ना। तो वायु से घिरे हो तो वायु प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि है, जल है, मिट्टी है, अंतरिक्ष प्रदूषण भी कर रखा है, भूमि के नीचे भी प्रदूषण कर रखा है, ऊपर तो किया ही है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण अगर हो रहा है तो वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि हो रहा है, मिट्टी हो रही है, अंतरिक्ष भी हो गया। सबको हमने क्या कर रखा है? इन सबके प्रति हमारा दायित्व है। बोलो यस और नो। हम अगर ऊर्जा के लिए फॉसिल ईंधन न जलाएं, ग्रीन हाइड्रोजन की मदद लें, तो पर्यावरण की रक्षा होगी। बोलो अंधाधुंध जो केमिकल्स का प्रयोग नहीं करें तो मिट्टी प्रदूषित होने से बचेगी। बोलो वायु को प्रदूषित होने से बचाना है। बोलो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 2070 तक हमने कहा कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर देंगे, लक्ष्य रखा है ना। तो हम लोगों ने कई चीजों को डिसाइड कर रखा है। तो पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? तो यही ये संदर्भ है कि मानव का पर्यावरण के प्रति कुछ कर्तव्य है, ये सौड़ो हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसी को बताता कौन है? चर्चा होती है मानव का कौन सा कर्म करना और कौन सा कर्म किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। ये सौड़ो तो हमें प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देना है, अंधाधुंध शोषण नहीं करना है, प्रकृति जैविकीय ईंधनों का उपयोग ज्यादा जम के नहीं करना है, हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। ये सौड़ो आप देखो सोलर एनर्जी हम लोग तेज गति से बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? खूब तेजी से बढ़ा है। अब देखोगे ईवी वाहन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? खूब दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो हम ऐसा खूब प्रयास कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। बोलो अब लगाओगे सोलर एनर्जी तो सरकार भी कहेगी इतना छूट ले लो। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसकी सुरक्षा के लिए? ये हमारा दायित्व दर्शाता है कि पर्यावरण के प्रति हमारा कुछ क्या है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हमें ये काम करना चाहिए, टायर नहीं जलाना चाहिए, ये छोड़ो, ये सब दायित्व को दर्शाता है। पराली जला जला के लोग पर्यावरण को कठिनाई पैदा कर देते हैं। बोलो दिक्कत है कि नहीं है? इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? अरे इसका अध्ययन करना क्या पूछ रहा है? हमने पर्यावरण की दशा बिगाड़ रखी है, जीने लायक नहीं है। बोलो पूछ रहा है किस कारण महत्वपूर्ण है? हमने पर्यावरण, हमने जलवायु तापन की स्थिति पैदा कर दी है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। हो सकता है कई देश डूब जाएं, कई शहर डूब जाएं, और वायु प्रदूषण इसी टाइप से रहेगा तो कई प्रजातियां भी नष्ट हो जाएंगी। बोलो धरती रहने लायक नहीं रहेगा। बोलो है कि नहीं है? पूरे विश्व में देखो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। किसके कारण? मानव के कर्मों के कारण। तो सवाल पूछ, इसका अध्ययन करना किस कारण? अध्ययन जरूरी है। नहीं अगर हम संवेदनशील बनेंगे तो पूरा हम जिससे घिरे हुए हैं उसी में अपने भी निपट जाएंगे। अरे बोलो ये स्वर्णो, ये जरूरी है। स्थिति गंभीर हो रही है, एसिड वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही? नाना प्रकार की नई नई बीमारियां हो रही है, असमय सूखा पड़ रहा है, असमय बारिश हो रही है। तो बोलो जंगलों में आग लग रही है, बोलने में दिक्कत है। कहां के जंगलों में आग लगी है? कहां के जंगलों में आग लग गई? नैनीताल में भी लगा, अमेरिका में भी लगा। कहां लगा?
नैनीताल में भी लगता रहता है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगता है, अमेजन के भी जंगलों में आग लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया में लग जाता है। बोलो। और अभी तुरंत जंगलों में आग इजराइल में लगी है। अरे लगी ना। ये सब एक तरीके से आता है कि ये सब मानव के अनुचित कर्मों का परिणाम है। क्या है ये सवाल? तो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी मिल सकता है, वहां पे भी पर्यावरण पढ़ना है। हम यहाँ सरलतम शब्दों में भी तो पढ़ सकते हैं। कई लोगों से पूछ लो पर्यावरण का आता पता नहीं, पर्यावरण क्या है, इसी में उलझे हुए हैं। तो शब्द को ब्रेक करके देख सकते हो कि भाई हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सबकी स्थिति बिगड़ रही है ना। मृदा की स्थिति ठीक नहीं है। कई जगहों पे तो मृदा की ये दशा है कि वहां केवल कैंसर के मरीज ही हो रहे हैं, वहां का अन्न खा ले तो कैंसर हो जाए। मालवा क्षेत्र जो पंजाब का है, क्या दशा है वहां पे? एक ट्रेन चलती है वहां से बीकानेर की तरफ, उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है, उसमें कैंसर के मरीज आते हैं। ऑफिशियल नेम नहीं है, मगर उसमें बड़े पैमाने पर उस एरिया से एक ट्रेन चलती है दूसरी जगह, उसमें कैंसर के, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन कहा जाता है। उधर की जमीन इतनी विषाक्त हो गई है, भूमि, कि वहां से जो अन्न उत्पादन होता है खुद भी नहीं खाते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं अपने लिए। उनको पता है कि यहाँ का पैदा हुआ खाएंगे तो दिक्कत है। ये स्थिति हो गई है। भूमि प्रदूषित किसके काम? खूब केमिकल का प्रयोग कर दिया हम लोगों ने। बोलो बोलो, है कि नहीं है? तो जो ग्लोबल बॉइलिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल बॉइलिंग भी तो हो रही है, ऊपर ही गर्म नहीं है, धरती के दोनों जगहों पे हो रहा है। तो पूछ रहा है इसका अध्ययन करना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हम बोले जरूरी है अध्ययन। अध्ययन नहीं करेंगे तो सतर्क नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे तो कदम नहीं उठाएंगे। जरूरी है इसके बारे में जानना। ये सोनो कि हमने प्रकृति की गत बिगाड़ रखी है, दशा हम लोगों ने क्या कर रखी है। नहीं सतर्क होंगे तो अपने भी दिक्कत हो जाएगी। पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर? ग्लोबल वार्मिंग ले लो, एक मुद्दा ले लिया, क्या मुद्दे पर चर्चा कीजिए, चर्चा कर दो ग्लोबल वार्मिंग पे। बोलो चर्चा कर सकते हो कि नहीं? क्या पूछ रहा है? किसी एक, बोलने में दिक्कत है, किसी एक, तो समझो पढ़ते हैं इथिक्स, इसमें आ जाता है साइंस टेक की बातें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बातें, पढ़ते इथिक्स आ जाता है, से जीएस सेकंड पेपर, कई बार इतिहास आ जाता है। बोलो, कई बार गवर्नेंस की बात होती है। इतना भी आसान नहीं है इथिक्स, पढ़ते वक्त कई सारे एरियाज में जाना पड़ता है और फिर वहां से भी और सरलतम शब्दों में लाना है, बहुत कठिन जटिल नहीं बनाना है। तो आप इस प्रश्न को देखो, तोड़ोगे ना एक एक पार्ट, तो आराम से इसको लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? और नहीं तो एक राउंड लगेगा, कहां फंस गए हैं ऐसे सवाल में। और कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि इथिक्स का सवाल थोड़ा ही है, ये तो इकोलॉजी का सवाल है। लगता नहीं है। सारे लोग बोलो। तो नीति शास्त्र आए तो फंडा क्लियर रहना चाहिए, क्या करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है ना, पर्यावरण के प्रति हमारा उत्तरदायित्व तो है कि हम लोग इसे बचाकर, बोलो ये स्वर्णो पीछे बचा के रखना है। कहीं और दुनिया में है, किसको बचा के रखना है? पर्यावरण को बचा के रखना है, किसी और को नहीं। किसको बचा के रखना है? को बचा के रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये कोई कठिन काम थोड़ी है, कर सकते हैं कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान से, ये भी मॉडल एंड मॉडल क्वेश्चन में है, आप लिखने का प्रयास करना। जैसे मान लो, एक सवाल और दिखा रहा हूं, कैसे जानबूझ के प्रश्नों को टफ किया। जैसे ये मान लो 9 नंबर है, 17 का सवाल है। एक बार पढ़ो 17 का सवाल, ये 9 नंबर। नैतिक आचरण करने वाले
तरुण लोग, तरुण का मतलब युवा, जैसे आप सब युवा हो, आप सारे लोग तरुण हो, क्या हो? तरुण। युवा लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक। जो युवा वर्ग है वो सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाहते, हम भी चुनाव लड़ें, हम भी भाग लें, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, आना नहीं चाहते। ये फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि ध्यान देना, सभी युवा के बारे में नहीं बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? कौन सा व्यक्ति? जो नैतिक आचरण करने, जो बड़ा इथिकल टाइप का हो, अच्छा काम करता हो, ईमानदारी से रहता हो, वो कहता है कि राजनीति हमारे बस की बात। कई लोग ऐसा बोलते हैं जिनकी प्रवृत्ति थोड़ी नैतिक है। कैसी? थोड़ा उदंड टाइप का होगा, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा मसल पावर होगा, मनी होगा, कहेगा हम तो राजनीति में ही करियर बनाएंगे। ये देखो, बहुत सारे नैतिक आचरण करने वाले भी आते हैं, ऐसा ध्यान रखना, मगर अधिकांश जो नैतिक आचरण करने वाले हैं ये लोग राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक। सच्चाई है कि नहीं है? बोलो, है सच्चाई? उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि उनको समझाओगे कैसे? मान लो कोई आपका मित्र है, बड़ा सज्जन टाइप का, ईमानदार टाइप का है, नैतिक आदमी है, आप उसको कैसे समझाओगे कि भाई आपको राजनीति में भाग लेना? कैसे समझाओगे? अच्छा, पहला बात ये बताओ, बोलो। अच्छा, कितना खुला सवाल है ये सवाल जो है क्या है? सामने वाले के पाले में गेंद डाल दी गई। अब इसमें कोई भी चार प्रोफेसर लोग भी बैठ के लिखेंगे ना, तो चारों प्रोफेसर अलग अलग हो सकता। उपाय क्या करें? सुझाए। एकरूपता होगी क्या कभी उत्तर में? कभी उत्तर में एकरूपता नहीं हो सकती है। इसमें आत्मनिष्ठता की स्थिति है। बोलो, इसमें नंबर वेरी करेगा, कभी 100% नंबर नहीं आ सकता है। बोलो, जैसे मान लो अगर हमने पूछ लिया, इसी टाइप से सवाल पूछा है कि गांधी के 7 सामाजिक पाप के बारे में आप बताइए, इसमें कैसा उत्तर होगा? सबका उत्तर, जो जानकार होगा उसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक समान होगा। बोलो, पीएचडी किया वो भी वही लिखेगा 7। बोलो, और जस्ट जो बीए पास किया होगा वही 7 लिखेगा। एकरूपता है कि नहीं है? इसका मतलब ऐसे प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता है। मगर ये जो प्रश्न है ना, इसमें क्या है? आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या सलाह देते हो। सलाह दे सकते हो। बोलो, तो अब देखो पहला पार्ट क्या है, एक बार फिर से बोलो। बोलो, क्या है? देखो, क्या करना होता है ये बात को ध्यान रखना। मॉडल आंसर मैं अलग से दे रहा हूं। नैतिक आचरण करने वाले तरुण लोग नैतिक सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते। सवाल है नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? क्यों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये बताओ क्यों नहीं होते हैं, कारण बताओगे ना? बताओगे कि इस कारण से जो युवा लोग हैं वो राजनीति में शामिल, और फिर बताओगे कि मैं इन ऐसे युवाओं को राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए ये सुझाव मैं देना चाहूं। तो सुझाव 5-7 सुझाव दे दोगे, 6-7 सुझाव दोगे। पहला सुझाव, दूसरा सुझाव। बोलो, क्या करना है? सुझाव देना है, और 6-7 सुझाव दोगे। एक पैराग्राफ में लिखोगे कि पॉइंट वाइज लिखोगे? पॉइंट वाइज बनेगा उत्तर। कम से कम 5 सुझाव देंगे, 6 भी दे सकते हो। टीचर को लगेगा कि नहीं 7 सुझाव दिया, कोई दिक्कत? मगर उसके पहले क्या बताओगे कि ऐसे लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक क्यों नहीं? अब अपने मन से बताओ, क्यों नहीं होते? बोलो, क्यों नहीं होते? देखो, यह सामान्यतः माना जाता है कि अभी देखोगे राजनीति में, तो राजनीति में जाति और धर्म का बोलबाला है।
किसका बोलबाला है? और दूसरा मनी और मशल, पैसा और बल, बोलो है कि नहीं है? जिसके पास ये चारों चीजें तालमेल है वो चुनाव जीतेगा। जिसका जातिगत समीकरण ठीक से काम कर रहा है, पैसा भी और ताकत भी है, या धर्म वाली सपोर्ट वाली बात हो और पैसा हो, बोलो अपराधी? वो तो अपने आप आ गया ना मामला इसमें। भाई बल है आपके पास, ताकत है, हमने उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में लिखोगे, मतलब बली ऐसा नहीं कि केवल अपराधी ही है। बोलो सामान्य, देखो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं, जिनका कोई जातिगत समीकरण नहीं है, बहुत अच्छे लोग सांसद या विधायक बनते हैं। उनसे मिलोगे लगेगा कितने ये सज्जन आदमी है, कोई बेईमानी नहीं है, मगर वैसे लोगों की संख्या क्या है? एक सामान्य धारणा क्या बनी है कि राजनीति में कौन जाएगा? जिसका जातिगत समीकरण ठीक है। बोलो कई बार ये बताओ, जब चुनाव टिकट का आवंटन होता है किस आधार पे होता है? अभी भारत में जाति महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है कि नहीं कर रही? और अपनी जाति के करप्ट आदमी को आदमी वोट देगा, और दूसरी जाति का बहुत सज्जन आदमी हो, बहुत ईमानदार आदमी हो, उसको वो वोट, हो सकता अपनी जाति के कैंडिडेट से नाराज हो, ये ठीक काम, मगर लास्ट मोमेंट में जाते जाते कहेगा अपनी जाति का तो है ना, भले ही उनको परेशान किए हो, भले उसे त्रस्त हो, और लास्ट में क्या फैक्टर काम करता है? हो सकता है खुलेआम उस व्यक्ति की आलोचना करते हो, अरे मेरी जाति का ठीक काम, इसको चुनाव नहीं देगा, मतलब लास्ट में जाते वक्त, बोलो बोलो है कि नहीं दशा? तो आपको लिखते वक्त क्या लिखना है, ये सवाल है कि नैतिक आचरण वाले सक्रिय लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने को उत्सुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम धारणा प्रचलित हो गई है कि सक्रिय राजनीति में तभी आदमी सक्सेस पाएगा, सफलता मिलेगी, जब कौन सा पक्ष हो, जाति और धर्म का व्यापक समर्थन हो, और साथ ही साथ पैसे से और ताकत से संपन्न हो। ये जनमानस में प्रचलित है कि नहीं है? तो तरुण युवा सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं है। और फिर आप साक्ष्य भी दे सकते हो कि अगर हम देखें विधायिका में अभी भी मतलब अरबपतियों की संख्या ठीक ठीक है, बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो ये स्वर्णों ठीक ठीक पैसे, बाहुबलियों की भी संख्या ठीक है, तो धनपति और बाहुबली दोनों हैं कि नहीं है? तो ऐसी स्थिति में उसका ऐसा भाव प्रबल हो जाता है कि ये राजनीति मेरे लिए सूट, यहाँ पे भ्रष्ट मतलब गलत काम करने वाले को ही बढ़ावा मिलेगा, या यहाँ पे ऐसा आधार होगा तभी बढ़ावा। इसीलिए तरुण लोग जो नैतिक आचरण करने वाले हैं वो राजनीति में भाग लेना, एक पैराग्राफ लिख दिया, बोलो एक पैराग्राफ का मतलब 5-6 लाइन लिखोगे, 150 शब्द, 50 शब्द इस पे चले गए, क्लियर हो गया? क्यों नहीं आना चाहता? अब आप बता रहे हो कि उसको कहां सलाह देना है? सक्रिय राजनीति में अभिप्रेत का मतलब उसको मोटिवेट करना है। आपको क्या करना है? देखो मोटिवेट, आप उसको प्रेरित करना चाहते हो कि भाई आपको सक्रिय राजनीति में भाग लेना, तो आप तर्क दोगे, आप तर्क देकर सुतर्क दोगे, क्या करोगे? अच्छा तर्क दे दे कि उसको मोटिवेट करोगे कि आपको भाग अवश्य लेना। कैसे, क्या क्या बोलोगे बताओ, एक एक करके सुन लेते हैं। बोलो क्या तर्क दोगे? कुछ उसको नहीं, इनसे समझते हैं ना, बोलो कोई तर्क दो, पहला तर्क दो। हम लोग 5-6 तर्क देने जा रहे हैं, एक तर्क दो। कैसे समझाओगे उस आदमी को? युवा आदमी है, तरुण है, कैसे समझाओगे? ऐसे प्रश्नों को आप अपने पिताजी से पूछो, अपने ब्रदर से पूछो, वो भी बता देंगे कि मैं उसको ये 4 सलाह दूंगा।
कोई भी बता सकता है? एक अनुभवी आदमी इसका उत्तर दे सकता है कि नहीं? अब समझ लो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए बहुत किताबी अध्ययन की जरूरत। अब खुले तरीके से समाज को देख रहे हो तो आप उत्तर को लिख सकते हो। और पीछे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि अगर आप ठीक से पेपर पढ़ रहे हो, करंट इवेंट अच्छे से देख रहे हो, पेपर ठीक से पढ़ रहे हो और कुछ अच्छा चैनल पे डिस्कशन देख रहे हो, जैसे संसद टीवी है, बोलो है ना, कुछ अच्छा डिस्कशन, सार्थक डिस्कशन देख रहे हो, तो आप वहां पे ऐसे प्रश्नों को लिख सकते हो। क्या सुझाव दोगे, बोलो? वो तो सुधार करना चाहिए तो पक्का है। सुझाव क्या दोगे कि वो आपको मोटिवेट करना है, उसको क्या करना है? देखो, मोटिवेट दो तरीके से कर सकते हो, बोलो। उसको इमोशनल करो, बोलो। एक तो लोभ पैदा कर सकते हो, डर पैदा कर सकते हो, इमोशनल कर सकते हो। बोलो कैसे मोटिवेट करोगे, बोलो। अरे बोलो कैसे मोटिवेट करोगे? आप बोल सकते हो कि भाई साहब, आपके जैसे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे ना, देश रहने लायक नहीं रहेगा और आपकी अगली पीढ़ी को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। आपका भी भविष्य नहीं बन पाएगा अगर देश ठीक नहीं रहा तो। कहेगा ऐसी बात है, कहेगा कि मैं राजनीति में जाऊंगा। तो बोलो यस और नो। कुछ इमोशनल करोगे ना, क्या करोगे? उसको जागृत करना है आपको। तो बहुत ऐसे थोड़ी कहोगे कि समाज का विकास करने के लिए आपको जाना जरूरी है। शुष्क टाइप का तर्क नहीं दोगे। तर्क में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। क्या तर्क दोगे, बोलो। खूब बोल रहा है, उसको समझा रहा है, बोलो। है, उसको मैंने पहले बोल दिया तो ठीक है, बोलो, दूसरा बोलो। इसमें तो 5 सलाह दे दी है, 6-7 देनी है। आर्थिक रूप से ये बोल सकते हो कि ठीक है, नैतिक आचरण वाले वही पाठ है कि अगर करप्ट लोग आ जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये स्वर्णों, बहुत सारे लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, पाकिस्तान वाली दशा पैदा हो जाएगी। ये स्वर्णों, बाहर जाके हमेशा मांगना पड़ेगा, बोलो। हमेशा घूमता रहता है कि अभी दे दो। अरे बोलो ये स्वर्णों, तो आपके जैसे लोगों को आना बहुत जरूरी है। तो एक आर्थिक संदर्भ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा और कुछ नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो सलाह दे सकते हो, बोलो। हम्म? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत जानदार पॉइंट है। हम कई लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह हैं, जैसे गडकरी साहब हैं। हम खूब एग्जाम्पल देंगे कि देखो इन लोगों ने कितने, ये लोग नैतिक भी काम करते रहे और राजनीति में आके बहुत अच्छा काम भी। अब कई नेताओं का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, बजाय कि वर्तमान में पीछे के कालों का दे सकते हो। बोलो ये स्वर्णो। ऐसे बहुत सारे नेता रहे जो राजनीति में आए और बहुत अच्छा काम करके, जयप्रकाश नारायण का उदाहरण दे सकते हो, कर्पूरी ठाकुर का दे सकते हो, ये स्वर्णो। बोलो ये स्वर्णो। लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल ऐसा जो जो निर्विवाद हो। लाल बहादुर शास्त्री का देने में कोई दिक्कत, बोलो कोई कठिनाई? तो आप उदाहरण देके, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जानदार एक पॉइंट बनता है। कुछ हम अच्छे उदाहरण देकर उसे मोटिवेट करेंगे कि तुम निराश मत हो। देखो ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आए और इन्होंने अच्छा व्यापक परिवर्तन, आपकी राजनीति में आवश्यकता है, आपको सक्रिय राजनीति में भाग लेना। तो एक तो आर्थिक संदर्भ में एक इन्होंने पॉइंट, जानदार पॉइंट निकाला है कि नहीं है? और क्या करोगे? प्रेरित करने के लिए हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ सारे कोटेशंस आप कोट कर सकते हो कि देश को जितना नुकसान विकास से नहीं हुआ है,
बोलो उतना नुकसान महापुरुषों के मौन से हुआ। तुम्हारे अंदर महापुरुष वाला लक्षण है, तुम मौन हो जाओगे, तुम्हारे जैसे लोग मौन हो जाएंगे तो देश को नुकसान होगा। आपको आगे बढ़ना चाहिए। बोलो ये स्वर्णो। और लास्ट में जागृत करते हुए उसी में ही आप लिख दोगे कि हम विवेकानंद का कथन भी सुनाएंगे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की सिद्धि, उसको जागृत करा के चुनाव लड़ा देंगे। ये स्वर्णो। बोलो ये स्वर्णो। सक्रिय राजनीति में उसको प्रवेश करा देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बहुत अच्छा पॉइंट इसने बोला। तो थोड़ा सा आप सोचोगे, देखो ये ऐसा प्रश्न है कि अब आपके कैलिबर के ऊपर निर्भर है कि आपका सोच का दायरा कितना विस्तृत है, कितना आप तर्कों को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लाते हो। नहीं तो मनमानापन भी कर सकते हो। और तर्क ऐसा दोगे सामने वाला प्रेरित हो। ऐसा नहीं कि शुष्क टाइप का लाइन कहना शुरू करो, ये शुष्क लाइन पे कट कर देगा। जिसमें कुछ मोटिवेशन हो। क्या लिख रहा है? मोटिवेट करना है, उसको जागृत करना है। क्या करना है? जागृत करना है, उसको तैयार करना है कि तुमको सक्रिय राजनीति में भाग लेना है। ये स्वर्णो। तो दो लोगों ने बहुत दो जानदार पॉइंट्स बोले, बढ़िया पॉइंट जो लिखा जाना चाहिए। और ठीक है, परिवारवाद से तुम निकाल दोगे। बोलो। ठीक है, देखो हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, जो परिवारवाद है, चाहे मीडिया का रोल है, हम ये सब दिखा सकते हैं। हम देखो, हम कई बार उसको बता सकते हैं कि आप एक शुरुआत तो करो। आप जैसे ही शुरुआत करोगे, आप दूसरों से अपेक्षा मत पालो कि वो ये काम करेंगे। गांधी के स्टेटमेंट को भी डाल सकते हो कि जैसा आप प्रयास करते हो कि ये सामने वाला करे पहले वो काम, तो आप नैतिक, देखो अगर नैतिक आचरण करने वाले हो तो राजनीति की दशा से आप जरूर दुखी होगे। तो बोलो ये स्वर्णो। तो आप बता सकते हो कि देखो तुम्हारे दुख का इलाज जो है ना, बाहर वेट करने से नहीं होगा, बल्कि सिस्टम में उतरने से ही होगा। अगर गंदगी साफ करनी है तो नाले में उतरना पड़ता है। बोलो ये स्वर्णो। तो राजनीति को गंदा नाला भी नहीं बोलोगे, मगर ये कहो कि अगर वहां हटाना है तो आपको अच्छा काम करना है तो बाहर से करने का एक लिमिटेशन है। आपको भीतर प्रवेश करके ही आप अच्छी चीजों को बढ़ावा दे सकते हो। बताओगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आचरण कैसा करने वाला है? नैतिक आचरण करने वाला है। उसकी आप सोई हुई अंतरात्मा को क्या करोगे? ये लाइन लिखोगे। क्या करोगे? अंतरात्मा को क्या करोगे? जगा दोगे। उसका हृदय परिवर्तन कराओगे, मनोवृत्ति परिवर्तन कराओगे, और फिर उसको तैयार करोगे सक्रिय राजनीति में वह। और जब युवा, ऐसे युवा, नैतिक आचरण वाले युवा राजनीति में भाग लेंगे तो निसंदेह राजनीति का प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा, और तब जन केंद्रित शासन की स्थापना होगी, सुशासन बनेगा। और तब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु। तो कब होगा? जब ऐसे आचरण करने वाले राजनीति में आ जाएंगे, तो फिर राज जो होगा ना, वो किसी के अनुसार होगा। और जब राजनीति के अनुसार होगा तो शांति व्यवस्था होगी। जो प्रस्तावना में कहे गए मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, वो सब आसानी से साकारित होंगे। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का भी सपना, हम इसको वहां से भी जोड़ देंगे। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। पीछे किसने बोला? क्या बोल रहा है वो? भारत माता की जय बोल रहा है। बोलो, वो भी बोल लेना बाद में, क्लियर। मगर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी कब? जब नैतिक आचरण वाले लोग आ जाए। बोलो होगा कि नहीं होगा? हम इस, देखो 150 शब्द लिखना है, बहुत ज्यादा थोड़ी लिखना है। बोलो, तो इस सब की प्रैक्टिस जरूर करो आप सारे लोग। असंभव काम नहीं है।
एक शुरुआत तो करो एक जगह से। आपने कितना अभी तक लिखा है मुझे पता नहीं, कितने दिनों में आपने 40 50 के आसपास प्रैक्टिस की है कि नहीं? 50 सवाल की, और 50 भी नहीं की हो तो बहुत दिक्कत है। नहीं किए हो अभी तक, किए ही नहीं हो, वेरी गुड। तो हमारे साथ कर लो, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूंगा। देखो, एक जगह शुरुआत करोगे ना, फिर आपको टेक्निक पता चल जाएगी कि ऐसे खेलना होता है। आईएएस के सवाल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पढ़ना होता ना तो 21 साल 22 साल में एक भी व्यक्ति नहीं होता। लोग अपना जॉब छोड़कर आते हैं और 1 साल ठीक से पढ़ता और आईएएस बन जाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है, खुले दिमाग से पढ़ना है। और एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो असंभव काम नहीं है। बोलो, हम तो आईएएस का सवाल दिखा रहे हैं ना। बोलो यस और नो। तो आपको लगेगा कि ये सवाल को थोड़ा भी ठीक से पढ़ा हो तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलो कर सकते हैं। आईएएस का सवाल देख रहे हैं ना, पीछे हम लोगों ने 24 का भी सवाल देखा है और भी दूसरे सवाल को देखा है। बोलो। अब देखो, एक सवाल है ये। कौन सा सवाल? 20 का सवाल। अब देखो, ये सवाल ऐसा है कि एक बार तो आपको लगे पता नहीं कहां फंसा दिया इसने। देखो सवाल को, 14। ये सब खेल है, तरीका है सवालों को क्रिएट करने का, परेशान करने का। देखो एक बार, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। देखो सवाल है, क्या नैतिक मूल्य मुक्ति या मोक्ष के? और मोक्ष को नैतिक मूल्य से सीधा कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक संदर्भ में कर सकते हो कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप अच्छा काम करो। गलत काम करके कोई मोक्ष की प्राप्ति, तो आप ये बोल सकते हो कि मोक्ष की प्राप्ति क्रम में नैतिक मूल्यों का पालन जरूरी है। कोई चाहेगा कि हम गलत काम करें और मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ऐसा संभव? जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण अगर लेना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन, अगर जैनिज्म में कैवल्य तक पहुंचना है तो त्रिरत्न का पालन, और उसमें मूल्यों की ही बात की गई है। तो इस संदर्भ में हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है? ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप अभी आगे है, अभी क्यों पूछ रहे हो? क्लियर है? दबाव समूह प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, देखोगे। देखो है, डिक्शनरी है, उसमें प्रेशर ग्रुप दिया हुआ है। देखो, यदि नैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति चुनाव हार जाए तो ये संभव हार और जीत जीवन का पक्ष है। ये सोनो, उसे हार से विचलित हुए बिना फिर से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर नैतिक व्यक्ति जब उतरता है फील्ड में तो प्रेशर क्रिएट कर देता है कि आप भी अच्छा काम करो, तो जनता अगले साल उसको बना सकती है। ये सोनो, तो हारने की जिम्मेदारी नहीं डालनी है अभी कि जनता जिम्मेदार है, ये सब नहीं करो। आजकल राजनीति में आने के लिए धन की आवश्यकता है। ठीक है, धन की आवश्यकता है तो धन इकट्ठा करो। जो लोग पिछड़े हैं वो लोग राजनीति में, पिछड़ों के लिए अलग से है। कई सारी सीटें रिजर्व हैं। बोलो है कि नहीं है? अब पिछले वर्गों में भी खूब जागृति आ गई है। पिछला वर्ग सम्मेलन खूब होता है, अलग अलग जातियों का अपना अपना सम्मेलन हो रहा है, बड़े पैमाने पे जागृति आ गई है। बोलो, स्कोप उन लोगों का भी जबरदस्त होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस सब उसके बाद इसको देखेंगे। देखो ईस्ट और वेस्ट लिख रहा है ये सब बाद में लिखोगे तो ठीक है, अभी प्रशंसा करोगे ठीक नहीं है। पास हो जाओ तब आओगे तो ठीक रहेगा। मेरे पास सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों हमारे पास हैंड रिटेन सफल लोगों के स्टेटमेंट है जो होने के बाद लिख कर गए हैं, और 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन तक लिखा हुआ है, होने के बाद आके लिख के गए हैं। मैं उनको कॉल करूं ये ठीक नहीं लगता है, वो खुद ही आके लिख कर जाते हैं कि बड़ा फायदा हुआ आपसे पढ़ने के बाद। तो ऐसे खूब हमारे पास स्टेटमेंट हैं हैंड रिटेन सफल लोगों के। कई आईएएस, कई आईपीएस, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है उन लोगों ने, ठीक है, सैकड़ों। इसको देखो, टॉपिक को देखो एक बार, कितना पढ़ने में जटिल लगता है। पढ़ो एक बार की। देखो पूछ रहा है व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के, बोलो क्या पूछ रहा है? 3 मुख्य घटक। 3 मुख्य घटक कौन कौन से? दूसरा सॉफ्ट पावर, और तीसरा की अभिवृद्धि में, मतलब बढ़ावा देने में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका। अब किसको बढ़ावा देने में? मान लो अगर ये नहीं भी देता ना, इतना हम डिडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इतना हटा रहे हैं। बोलो सवाल पर ज्यादा उत्तर, अंतर पे अंतर पड़ता क्या? आंसर पे अंतर पड़ता क्या? सारे लोग बोलो। मगर जानबूझकर ला दिया, ऐसा कई बार पीटी में भी कर रहा है गेम और मेंस में भी। अगर मान लो जिसने इस शब्द को नहीं पढ़ा है सीएनपी, तो यहीं पे हो जाएगा मोरल उसका डाउन, कहेगा ये तो पढ़े नहीं है मामला, ये तो ऊपर से जा रहा है। बोलो, और संभव है कि आप बहुत पढ़े हो और आपको सीएनपी का मतलब न पता चले। बोलो, और क्या पूछ रहा है? व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के 3 मुख्य घटक बोल रहा है। कितने मुख्य घटक? इसका मतलब और भी घटक हैं, उसमें से 3 के बारे में पूछ रहा है। अरे बोलो यस और नो, सवाल को रीड करो ठीक से। क्या पूछ रहा है? 3, इसका मतलब और भी तो होंगे, यस और नो। अगर कोई व्यापक राष्ट्रीय शक्ति है, कौन सी शक्ति? तो सैन्य शक्ति भी उसका एक पक्ष है, घटक है। आर्थिक कितना संपन्न है, यह भी उसका एक घटक है, यस और नो। कितना उसके पास मानवीय पूंजी है, यह भी उसका क्या है? कितना वो सॉफ्ट पावर है उसका। सॉफ्ट पावर मतलब खेल कूद, खान पान सब आ जाएगा इसमें, सांस्कृतिक स्तर। भारत का सॉफ्ट पावर बड़ा मजबूत है। अब देखो योगा को पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये पावर है कि नहीं भारत का? ये कौन सा पावर है? सॉफ्ट। भारतीय व्यंजन, भारतीय रीति रिवाज किससे संबंधित है? सॉफ्ट पावर है ना। हम आर्थिक रूप से भी ठीक ठीक है, स्थिति में जा रहे हैं, मगर उसके बारे में तो पूछ नहीं रहा है। तो बोलो यस और नो। हम सैन्य शक्ति के मामले में भी ठीक ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं? इसके बारे में तो नहीं पूछ रहा है। तो बोलो यस और नो, किसके बारे में पूछ रहा है? मानवीय पूंजी। कौन सी पूंजी? मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल पे पहले भी सवाल आ चुका है। और अगर हमारा निबंध, ये जो डिक्शनरी पहले से पढ़े रहते तो फिर भी लिख लेते, उसमें भी मानवीय पूंजी पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। कौन सी पूंजी पे? पूंजी मानवीय पूंजी है, सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल भी होता है। कौन सी पूंजी? ये बोलो। अभी भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर इस मानव को हम मानव पूंजी में बदल देंगे तो ये जनसंख्या वरदान होगी कि अभिशाप होगी? क्या करना है हम लोगों को? इस मानव को कहां तब्दील करना है? मानव पूंजी में। तो बोलो यस और नो। अगर ये मानव पूंजी हो गए तो फिर तो ये संसाधन बन जाएंगे। तो बोलो जनसंख्या वरदान।
और अगर मानव पूंजी में नहीं बदल पाए हम लोग तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? अभिशाप, बोझ बन जाएगी, संकट हो जाएगा। बोलो, हमारे आर्थिक विकास पे असर पड़ जाएगा। किसके कारण? अगर ये जनसंख्या को हमने स्किलफुल नहीं बनाया तो। क्या नहीं बनाया? तो मानव पूंजी शब्द की बात आ गई। दूसरा कौन सा शब्द? और तीसरा कौन सा शब्द? इनको बढ़ावा देने में किसकी भूमिका? अरे बोलो, किसकी भूमिका? हम लोगों ने नीति शास्त्र जब पढ़ा है, बोलो, तो नीति शास्त्र के हम लोगों ने फायदे पढ़े हैं। क्या फायदा पढ़ा है? बोलो जरा, देख के बताओ। देखो, एक बार खोलो, पेज को खोलो, पेज खोलो, क्या लिखे हो फायदे में? क्या लिखोगे? उसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य। बोलो, और कैसा जीवन? सुखद मानवीय जीवन। उसके पहले क्या लिखा है? अंधविश्वास कुरीतियों को दूर, हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है, बताता है क्या करना क्या नहीं। अगर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य पैदा हो रहा है, आप जीवन को उचित कर्मों को बढ़ावा दे रहे हो, तो सामाजिक सद्भाव की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? एक पॉइंट तो निकल गया यहीं से। तो बोलो ये छोड़ो, पढ़े हो ना, जो पढ़े हो वहीं से निकाल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। और देखने में सवाल कठिन लगता है कि इसको कैसे लिखेंगे। मगर आप ये बताओ, अगर मूल्यों को हम समाज में बढ़ावा दें तो सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। किसको बढ़ावा देना है? नीति शास्त्र गाइड करेगा कि ये सही और ये, आप उचित कर्मों का संपादन करो, मूल्यों से युक्त होकर आचरण करो। क्या बढ़ेगा? बोलो, क्या बढ़ेगा? सद्भाव बढ़ेगा। और नीति शास्त्र कैसे मृदु शक्ति, अब मृदु शक्ति के भीतर लिख लो, मृदु शक्ति के भीतर क्या क्या आएगा, नोट कर लो। मृदु शक्ति के भीतर क्या क्या आएगा? संस्कृति आ जाएगी, योग आ जाएगा, कला, लिख लो, कला आ जाएगा, हमारे भोजन, वस्त्र, लिख लो आप। ये सब कौन से पावर में आ जाएंगे? सॉफ्ट पावर में। बोलो, आज भारतीय गाने विदेश में भी प्रचलित हैं। कई जगह विदेश में भी लोग जाते हैं तो बिहार का गाना सुनते हैं, उसमें बिहारी गाना बजता है कई जगहों पे, तो विदेशों में कई जगह डेक पे बजाते हैं सब। बोलो, क्रूज पे भी बजा देते हैं, क्रूज। बोलो, भारतीय व्यंजन का देखो, ढोकला कहां कहां जा रहा है। बोलो, ये सुनो, लिट्टी की भी चर्चा है वैश्विक स्तर पे। और कई बार हम इसी टाइप से देशों के साथ संबंध बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। अब ये अभी अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति आए, उनके बच्चों को देखो, ड्रेस कौन सा पहने हुए थे? भारतीय ड्रेस। ये कौन सी शक्ति है? सॉफ्ट पावर। कौन सा पावर? जेडी वेंस के जो बच्चे थे वो कौन से पावर को दर्शा रहा था? भारत के ये मृदु पावर को, सॉफ्ट पावर को दर्शा रहा था। वो कोट कर सकते हो। समस्या क्या है कि लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सामाजिक पूंजी, मान, हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म को दे रखा इसमें। ये जो आप डिक्शनरी देखोगे, इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, लगभग 62 पेज का है, कोई ज्यादा है नहीं। जब बैठोगे तब एक राउंड कंप्लीट पढ़ सकते हो। और ऐसे टेक्निकल टर्म्स खूब अच्छे से दिए हुए हैं। ध्यान देना, मेरे द्वारा संपादित है, ठेके पे किसी ने काम नहीं किया है। ध्यान देना, कई बार इसलिए कलेक्शन बड़ा काम का है। आप समझो, उसमें इस बार बीपीएससी में पूछा, सोशल ये साइबर क्राइम क्या है, उदाहरण देकर बताएं, रोकने का उपाय। अगर कोई मेरी डिक्शनरी देखकर पढ़ के गया हुआ तो उस सवाल को भी लिखेगा जीएस का। खूब साइबर क्राइम के बारे में एक पैराग्राफ है,
कई जो साइबर क्राइम के रूप हैं उसके बारे में बताया गया है, रोकने का उपाय भी अलग अलग चर्चा कर रखी है। क्योंकि साइबर क्राइम पे पिछली बार इथिक्स में सवाल आया है, तो आप समझ सकते हो साइबर क्राइम कहां पे है और इथिक्स में सवाल आईएएस में पूछा गया है। तो आप थोड़ा सतर्क रहोगे तो किया जा सकता है, और नहीं तो भारी दिक्कत है। इसका भी मैं मॉडल आंसर दे दूंगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो बेहतर हो सकता है। तो हम इसमें पहले वाले टॉपिक में कम से कम 2 और मिला है आज। अभी कितना मिला है? टेस्ट कितना हुआ? अच्छा, कल मैं प्रयास करूंगा कि सबका मॉडल आंसर मिल जाए। मिला है? तो अभी तो 2 ही मिला होगा ना। तो पहले वाले टॉपिक में 6-7 हम टेस्ट दे देंगे। सातों का जो टेस्ट होगा उसका मॉडल आंसर भी रहेगा। आप अपने से मिला लिया करोगे। क्या करोगे? मिला लोगे, और मिलाने में दिक्कत है तो बगल वाले को दे दोगे, वो मिला के फिर वापस दे देगा। इतना तालमेल कर लेना है। क्या करना है? समझ में आया? और क्या करना है? रूम पे बैठ के लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, घंटों अगर आपने सवालों को देखा है तो सवाल को पढ़ने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। और अगर सवाल देखने की आदत नहीं है तो इसको इतना पढ़ोगे, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, अब बस यहीं से भाग जाओगे कि ये तो होगा ही नहीं हमसे। यही दिक्कत होती है आईएएस में। तो ये गेम है बेसिकली। ठीक से खेलने की आदत डेवलप करो। केवल पढ़ने से होता तो लाइब्रेरी में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, 5-5 साल से लोग पढ़ रहे हैं। स्किल डेवलप करो, प्रश्नों को देखने का एक दृष्टिकोण अपना डेवलप करो, तो फिर तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। कम पढ़ के लिखा जा सकता है, और नहीं तो बहुत पढ़े हुए लोग भी जाके धराशायी होते हैं इस एग्जाम में। 22 साल में भी आईएएस बनते हैं, 21.5 साल में आईएएस बनते हैं। ऐसे खूब एग्जाम्पल हैं। और कई लोग 25 साल में फॉर्म भरते हैं। देखते हैं होता है कि नीति शास्त्र और नैतिकता के बीच संबंध लिखा हुआ है। उसमें 3 नंबर का पेज देखो डिक्शनरी का। देखो, हमने प्रिंटेड नोट्स में 2 भागों में बांट कर दे दिया है। लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? दिखाओ जरा क्वेश्चन बैंक को। इतना यहां लिखा हुआ है, फिर भी पूछ रहा है नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध क्या है। पढ़ लो, दिक्कत होगी तो पूछ लेना। एक बार सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उसके बाद दोबारा नहीं बना है, और आईएएस में संभावना नगण्य है पूछने की। पढ़ लो, मगर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, हमने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, और हर एक साल इसको लोग रट के जा रहे हैं। जब से आया है 5 साल से अभी तक आया नहीं है। ध्यान रखना। क्लियर है? कई लोग मानते हैं कि ये दोनों के बीच अंतर नहीं करना, मगर कुछ लोगों ने कर रखा है तो सवाल बन गया। कहां बना? एक बार पूछ लिया, हर एक साल लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ो। क्लियर है? बोलो क्लियर। कोई और प्रश्न है तो पूछ लो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देखो। जिस सवाल में सब्जेक्टिविटी है वहां थोड़ा बहुत अंतर होगा, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा सुझाव दीजिए, तो आप खुद सोचो कि हम क्या सुझाव दें। एक अच्छा सुझाव इधर से आया, एक बढ़िया सुझाव इधर से आया, बोलो। उन सुझावों को तुरंत नोट कर लो कि हाँ, ये पैटर्न तो बहुत अच्छा है, कोई भी व्यक्ति इसको लाइक करेगा, और वैसा सोच के लिख दो। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, 100% थोड़ी लेके चलोगे, नहीं तो रट के लिखना पड़ेगा। क्लियर? बोलो क्लियर। शेष पक्षों को कल देखेंगे। हाँ, क्या सवाल है? बोलो, लाओ सवाल दो। बड़ा तेज गति से आ रहा है वो। अभी सवाल एक आ रहा है, आप पर रुक जाओ 2 मिनट। आ गया? अरे बैठ तो लो, अभी क्यों परेशान हो? 2 मिनट बैठ लो। और
ये पूछ रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि यूएस में भोजपुरी संगीत का वादन होता है। अरे देखो, तुम्हें पता नहीं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये दूर तक पता चलता है। अपनी दशा सुधारो, दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। क्लियर है? तो शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।